हेलो नमस्ते भाई, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज। इंडियन पॉलिटी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और मैं क्रेडिट देना चाहूँगा इसमें PT 365 मैगजीन्स को। वहीं से मैंने ये टॉपिक कवर किए हैं। करंट अफेयर्स के टॉपिक चल रहे हैं तो इनसे रिलेटेड अगर कोई करंट अफेयर भी है तो वो भी मैं साथ के साथ डिस्कस कर दूंगा। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्लास प्रोवाइड की थी, तो उसकी सारी जीके जीएस, उनके सारे हेडक्वार्टर, उनका फॉर्मेशन और उनसे रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने वो देख ली होगी क्लास, याद भी कर ली होगी। अगर आप क्लास से याद नहीं कर रहे हो तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। पीडीएफ जो है आपको मिलेगी एसटी कैंपस ऐप पर। एसटी कैंपस ऐप डाउनलोड करना, ई बुक्स वाले फोल्डर में जाओगे, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके बार बार रिवाइज कर सकते हो। देखो, रिवीजन ही आपकी सफलता का एक सीडी है, आपको जो है सफलता तक रिवीजन ही पहुंचा सकता है। बार बार रिवीजन करते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो, अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है तो उसकी क्लास देखते रहो। यही तरीका है सफलता हासिल करने का। ठीक है, तो अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो ये समझो कि आप अपनी सफलता से दूर जा रहे हो। आज की इस क्लास में हमारे जो टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वे वाली बॉडीज होती है, यानी वे कमीशन होते हैं जिनको पावर मिली है सीधे सीधे संविधान से। संविधान में उनका जिक्र है, जब संविधान बना था तभी वे बॉडीज बनी थी, तो इसलिए हम उनको बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। लेकिन कुछ बॉडीज ऐसी है जो उस समय ध्यान नहीं आई, वे बाद में बनी। कोई कानून बनाया गया, उस कानून के माध्यम से कोई बॉडीज बनी और वो उस बॉडी को सारी पावर उस कानून के माध्यम से मिलती है, तो ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो किसी कानून से पावर नहीं लेती, बल्कि शासन प्रशासन को चलाने के लिए, कानून को सही ढंग से एग्जीक्यूट करने के लिए जो बॉडीज बनाई जाती है, उनको जो पावर दी जाती है, उसको हम बोलते हैं नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज। जैसे कि सीबीआई, जैसे कि नीति आयोग, ये सभी क्या है, ये शासन प्रशासन को चलाने वाली बॉडीज है। समझ आ गई बात। तो इन सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, इनके आर्टिकल्स भी हमें याद रखने हैं। पहली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करूं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सभी जानते हैं इलेक्शन कमीशन क्या काम कराता है, इलेक्शन कंडक्ट कराता है। लोकसभा के, राज्यसभा के या राज्यों के विधानसभाओं के जो चुनाव होते हैं उन सभी को इलेक्शन कमीशन ही कराता है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन कौन सी पार्टी बन रही है, राज्य स्तर की कौन सी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की कौन सी पार्टी है, उसको आइडेंटिफाई करने का काम करता है। उनको जो है चुनाव चिन्ह देने का काम करता है, आचार संहिता लगाने का काम करता है। इलेक्शन में कोई धांधलेबाजी तो नहीं हो रही, किसी फंडामेंटल राइट्स को तो हनन नहीं किया जा रहा है, इन सभी का ध्यान रखता है इलेक्शन कमीशन। तो ये एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, ध्यान रखना है आप लोगों को, फॉर्मेशन हुआ था 25 जनवरी 1950 को। तो 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ने एक डे भी बनाया, वो है वोटर्स डे। ये आपको ध्यान रखना है, 25 जनवरी को वोटर्स डे भी बनता है। और 1950 से जब से संविधान लागू हुआ है तभी से ही इस बॉडी को पावर मिली है। ठीक है, संविधान में बात करूं तो 15वें भाग में आता है ये, पार्ट 15। याद रखना है सारी भी चीजें जितनी मैं बता रहा हूं तुम्हें, सारी चीजों को 15वें भाग में आता है इलेक्शन कमीशन। और इसका जो आर्टिकल है वो है 324 से लेकर के 329 तक। तो इलेक्शन कमीशन का पार्ट है 15वां और आर्टिकल कौन से है, 324 से 329। याद हो गया सभी को, इलेक्शन कमीशन 324 से 329 भाग 15, यही याद रखने वाली चीज है इसमें। बाकी इसके स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की बात करूं तो इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, राइट। अच्छा, इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो एक्ट 2023, ये आपको कुछ ज़्यादा खास याद नहीं रखना। ये याद रखो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कंडक्ट कराता है लोकसभा के, राज्यसभा के और राज्य की विधानसभाओं के। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो चुनाव होते हैं उनको भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराता है। तो 4 चीज़ों के ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन। पहला लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के। राज्यों के अंदर जो पंचायतों के चुनाव होते हैं उसको इलेक्शन कमीशन कंडक्ट नहीं कराता, उसको कराता है स्टेट का इलेक्शन कमीशन। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कंपोजिशन की बात करूं तो इसमें एक तो चीफ इलेक्शन कमीशन होगा और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे, राइट। शुरुआत में जो है एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसमें हुआ करता था, लेकिन 89 के बाद से 2 इलेक्शन कमिश्नर को और इसमें अपॉइंट कराया जाता है। अपॉइंटमेंट कराया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
अब बात करेंगे अगली बॉडी की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग। सबसे बड़ा जो है, सबसे पावरफुल ये डिपार्टमेंट है कैग। ऑडिटर के मामले में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। हर सरकारी संस्थाओं का ऑडिट करता है ये, कितनी सरकारी संस्थाएं कितना खर्चा कर रही है, कहाँ खर्चा कर रही है, कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये ऑडिट करता है अपने देश में जितना टैक्स वसूला गया है और उस टैक्स को जिस फंड में रखा जाता है, कंसोलिडेटेड फंड बोलते हैं उसको भी ऑडिट करता है कैग। तो अगर मैं कैग की बात करूं तो मैंने तुम्हें बता दिया सारे इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड होता है कैग। 148 आर्टिकल में आता है, इंपॉर्टेंट है। कैग का आर्टिकल कौन सा है? 148 है, याद रखोगे सभी, ठीक है। अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। सैलरी और सर्विस कंडीशन की बात करें तो भाई पार्लियामेंट ने जो डिसाइड कर रखा है लॉ के द्वारा वही सैलरी पैकेज मिलता है, बहुत अच्छा चार्ज होता है। और ये चार्ज देखता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड, इसको हम बोलते हैं हिंदी में संचित निधि। यही वो फंड है जिसमें भारत सरकार जितना भी टैक्स वसूलती है वो सारा इसी फंड में इकट्ठा होता है। जितने खर्चे होते हैं वो सारे इसी फंड से होते हैं। जितना भी बजट बनता है वो सारा इसी फंड से होता है। तो इस फंड का कहाँ यूज हुआ है उसको ऑडिट करने का काम कैग करता है। कैग कौन से आर्टिकल में है? 148 आर्टिकल में है। क्लियर है? 149 में क्या, 149 में क्या है जी? 149 में है ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कैग, कि कैग की क्या ड्यूटीज है, क्या पावर्स है, वो 149 आर्टिकल में बताया गया है। 151 आर्टिकल में बताया गया है कि रिपोर्ट्स ऑफ कैग शैल बी सबमिटेड टू प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, किसी सरकार को नहीं करते, क्योंकि अगर सरकार को करेंगे फिर तो सरकार के दबाव में आ जाएंगे और सरकार को इन्होंने ऑडिट करना है, राइट। तो ये सरकार को रिपोर्ट नहीं करते, ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करते हैं। फिर आगे बात करते हैं अगला पॉइंट में, कैग ऑफ इंडिया, इनकी ड्यूटीज, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस। 1971 के एक्ट के अकॉर्डिंग इनका जो टेन्योर होता है या तो 6 साल या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले होगी उसी के हिसाब से रिटायरमेंट मिलेगा। कितनी बताई? या तो 6 साल ऑफिस में काम करो या फिर 65 साल उनकी उम्र हो गई हो। ये तो उम्र की बात है और ये कार्यकाल की बात है। अगर 6 साल का कार्यकाल आपका पहले पूरा हो जाता है तो आपको इसके आधार पर रिटायर कर दिया जाएगा। अगर आपकी उम्र पहले 65 साल हो जाती है तो इसके आधार पर आपको रिटायर कर दिया जाएगा। और रिटायरमेंट के बाद कोई दूसरी जॉब नहीं कर सकते फिर ये, इसके बाद दोबारा से रीअपॉइंट होने का प्रावधान नहीं है, क्योंकि कैग को इतनी नॉलेज हो जाती है, फिर उन्हें सारा हिसाब पता होता है कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो जब पहले ही बड़े उस पोस्ट पे है तो इससे छोटी पोस्ट तो और क्या ही मिलेगी। तो इसलिए कैग को दोबारा से रीअपॉइंट नहीं किया जाता। अगर रिमूवल करना हो तो प्रेसिडेंट अगर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है इम्पीचमेंट के द्वारा, ऐसे ही कैग को भी प्रेसिडेंट हटा सकता है। लेकिन ऐसा रेयर ही चांस होता है, मोस्टली सिंसियर हो जाते हैं लोग इस पोजीशन पे जाने के बाद, तो अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। आगे बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, NCBC। बैकवर्ड क्लासेस यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है उसका आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग। शुरुआत में नहीं था, बाद में बना है। बाद में बना है तो इसका जो आर्टिकल है वो है 338B। जहां भी आर्टिकल्स के बाद आपको ऐसे कॉलम में दिखाई दे अंग्रेजी के लेटर्स ABCD, इसका मतलब यह है कि वह बाद में फॉर्म करके बनाए गए हैं। 338 की बात करूं, आर्टिकल 338, तो वो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, 338। फिर एक 338 में A जोड़ा गया, ये बना था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। और फिर बाद में बना 338B नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और यही है वो NCBC। तो आर्टिकल कौन सा हो गया जी? आर्टिकल 338B। अब बाद में जुड़ा है तो कोई ना कोई संविधान संशोधन रहा होगा, क्योंकि संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में स्थान मिला है इसको। तो इसका जो अमेंडमेंट है वो है 102वां, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस देश से लिया गया, ये आपको कमेंट करके बताना है अगर आप वीडियोज को देख रहे हो तो, ठीक है। 2018 में हुआ था ये 102वां संविधान संशोधन। इसके तहत आर्टिकल बना 338B और इसी के तहत बना है NCBC, यानी कि नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। बात समझ में आ गई? तो ये काम क्या करता है कि जो बैकवर्ड क्लासेस है OBC, जिसको हम बोलते हैं OBC,
उनके हितों की सुरक्षा का ध्यान रखता है। ठीक है। कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है और 3 अन्य मेंबर्स होते हैं और सारे के सारे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। तो कितने मेंबर हो गए टोटल? टोटल हो गए जी 5 मेंबर्स, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स, राइट। पावर की बात करें तो इनको जो है पावर होती है एक सिविल कोर्ट की तरह, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो और आपको लगता है कि हमारे हितों का संरक्षण नहीं हो रहा है तो आप इस कमीशन में जा सकते हो और इनको इतनी ही पावर होती है जितनी एक सिविल कोर्ट को जज को होती है। ड्यूटीज वगैरह ये सब कुछ आप यहाँ पढ़ लेना अच्छे से, अभी बताया मैंने तुम्हें, हितों का ध्यान रखता है ये। आगे बढ़ेंगे हम। अगला हमारा टॉपिक रहेगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अब शेड्यूल कास्ट है तो कौन सा आर्टिकल होगा? 338। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 338A, ध्यान रखना सभी। ठीक है। कंपोजिशन में 5 ही लोग हो गए, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 अन्य मेंबर, सारे के सारे प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, सवाल बन जाता है कि इनके कमिश्नर को कौन नियुक्त करता है? तो प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। अगर मैं इसके टेन्योर की बात करूं तो 3 साल का टर्म होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 साल का नहीं होता, 3 साल का होता है, जबकि कैग का 6 साल का था। ठीक है। और ये भी दोबारा रीअपॉइंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। ठीक है। 2 टर्म से ज़्यादा ये अपॉइंट इनको नहीं किया जा सकता। बाकी ये भी जैसे बैकवर्ड क्लासेस के हितों का ध्यान रखा जाता है, ऐसे ही शेड्यूल कास्ट के हितों का ध्यान रखा जाता है। इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अदर लीगल सेफगार्ड्स फॉर एससीज। ठीक है। आगे बढ़ेंगे, समझ गए होगे सभी। अब अगली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बहुत सपना होता है लोगों का इसके जरिए। इसका मेन काम होता है एग्जाम कंडक्ट कराने का, ताकि प्रशासन में लोगों को इस एग्जाम के जरिए भर्ती कराया जा सके और एक बेहतर, एक फेयर एग्जाम कंडक्ट कराया जा सके। यही काम होता है मेन यूपीएससी का। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान से पावर मिली है डायरेक्ट। ठीक है। अच्छा जी, न्यूज में इसलिए है क्योंकि यूपीएससी के चेयरपर्सन ने अपने टर्म के एक्सपायर होने से 5 साल पहले ही रिजाइन कर दिया है। अभी उनके टेन्योर को 5 साल बचे हुए थे, लेकिन उन्होंने पहले ही रिजाइन कर दिया, तो इसलिए ये न्यूज़ में है यूपीएससी। अगर मैं यूपीएससी के आर्टिकल की बात करूँ तो 315। ठीक है। यूपीएससी किसमें? 315 में है। पार्ट दे नहीं रखा, पार्ट मैं बता देता हूँ। पार्ट है 14। 14वें पार्ट में, 14वें भाग में आता है यूपीएससी सेवा सर्विसेज, जिसमें आती है। इसी में एसपीएससी भी आता है, स्टेट का पब्लिक सर्विस कमीशन, और आर्टिकल रहेगा 315। अपॉइंटमेंट हर कमीशन का प्रेसिडेंट के द्वारा ही होगा। टेन्योर की बात करूँ तो 6 साल या 65 साल, दोनों में से कोई भी एक पहले होगा, उसी के आधार पर रिटायरमेंट मिलेगा, 6 साल या 65 साल। ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो कम से कम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी, कम से कम 10 साल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर चुका हो या स्टेट गवर्नमेंट में काम कर चुका हो, एक गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट पर एक्सपीरियंस हो, यानी कि कम से कम 10 साल का। तो ऐसे सभी व्यक्ति को अपॉइंट किया जा सकता है एज ए कमिश्नर। अब बात करते हैं उसके फर्दर एम्प्लॉयमेंट की, तो वो भी इनएलिजिबल होता है। यूपीएससी से रिटायरमेंट होने के बाद आगे जॉब नहीं ले सकता, बस फिक्स हो गया। उसके बाद बिजनेस करो अपना घर पे बैठ करके। रिमूवल जो है प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, अगर वो कर्जदार हो गया है। ये पढ़ लेना सारे पॉइंट्स। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे यूपीएससी सेंटर में जॉब देता है, ऐसे ही स्टेट में एसपीएससी देता है। एसडीएम वगैरह आप बनते हो इसमें स्टेट्स में, तहसीलदार बनते हो, डीएसपी बनते हो पीसीएस एग्ज़ाम के जरिए। तो इसका भी स्टेट के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का काम है। पार्ट मैंने बता दिया 14 है और आर्टिकल 315 से 323 के बीच में है। ठीक है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में आर्टिकल 316 आता है और यूपीएससी में 315 आता है। वहाँ प्रेसिडेंट नियुक्त करता है और यहाँ गवर्नर नियुक्त करता है। स्टेट का गवर्नर एसपीएससी के कमिश्नर को नियुक्त करता है। इसका जो टेन्योर है वो 6 साल और 62 साल का होता है। ध्यान रखना, जब भी सेंटर की बात आएगी तो सेंटर में 6 साल और 65 साल की उम्र या 6 साल का कार्यकाल, और जब स्टेट की बात आएगी तो स्टेट में 6 साल का कार्यकाल या फिर 62 साल की उम्र, इसके आधार पर रिटायरमेंट मिलेगा। अगर रिमूवल की बात होगी तो रिमूवल होगा प्रेसिडेंट के द्वारा।
गवर्नर रिमूव नहीं करेगा। ये सवाल बन चुके हैं यूपीएससी जैसे एग्जाम में, कई बार बच्चे गलती करते हैं। इनको स्टेट वालों को नियुक्त तो करता है गवर्नर, लेकिन रिमूव करता है प्रेसिडेंट। क्लियर है बात? आगे बढ़े। स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन जिस प्रकार से सेंटर में फाइनेंस कमीशन होता है, वित्त आयोग, वित्त आयोग, इसका आर्टिकल नोट करना 280, वित्त आयोग का आर्टिकल होता है 280। इसी प्रकार स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होता है और इसका आर्टिकल होता है 243 के तहत। ठीक है, 1 साल का टर्म मिलेगा। कुछ गलत सा नहीं लिख रखा क्या? रिक्वायर्स गवर्न टू एसपीएससी विद इन 1 ईयर फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, जो 73वां संविधान संशोधन था ना पंचायत से रिलेटेड, जो पंचायत से रिलेटेड था, उसी के तहत स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है। यानी कि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है वो पंचायतों को पैसे देने का, उनके फाइनेंस को मैनेज करने का काम करता है। जबकि सेंटर का फाइनेंस कमीशन स्टेट का, सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे पैसों का बंटवारा होना है, इन सभी बातों का ध्यान रखता है। और यहाँ स्टेट से पंचायतों को कैसे पैसा देना है, इन सभी बातों का ध्यान रखता है एसएफसी। तो 73वें संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, उसी के तहत इसका फॉर्मेशन हुआ है। इसका कार्यकाल भी 5 साल का होता है और ये मैंडेट यहाँ पढ़ लेना। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस करता है ये, डिटर्मिनेंट ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज, ग्रांट्स ऑन एड इन लोकल बॉडीज बाय द स्टेट। यानी कि वही बताया मैंने तुम्हें कि स्टेट से टैक्सेस को पंचायतों को देने का काम करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। बात क्लियर हो गई होगी सभी को? आगे बढ़ेंगे। इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल कई बार इनके हेड वगैरह पूछ ले जाते हैं, तो इसका जो हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। इंटर स्टेट काउंसिल का प्रधानमंत्री इनके हेड होते हैं। होम मिनिस्टर किसके हेड होते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताओ। होम मिनिस्टर किस काउंसिल के हेड होते हैं? ठीक है, तो ये सेंटर एंड स्टेट कोऑर्डिनेट का काम करता है, कोऑपरेट करता है एक दूसरे के साथ में, कि सेंटर और स्टेट दोनों एक दूसरे का सहयोग करें, उसी के लिए ये बनाया गया है प्लेटफॉर्म। और अगर मैं इसके आर्टिकल की बात करूँ तो 263 आर्टिकल के तहत इसका फॉर्मेशन हुआ है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इन 1990 में। सरकारिया कमीशन इससे रिलेटेड है, इंटर स्टेट काउंसिल से। कमीशन ध्यान रखना जो भी इससे रिलेटेड है, सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन डायरेक्ट ये पूछेगा किससे संबंधित है, तो आप कहोगे केंद्र और राज्य के बीच संबंध से संबंधित है सरकारिया कमीशन। चेयरपर्सन की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर इनके चेयरपर्सन होते हैं। इसके अलावा जो मेंबर्स होते हैं सभी स्टेट्स के सीएम होते हैं। ठीक है, सभी यूनियन टेरिटरीज के सीएम होते हैं, जिसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली हो या एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटीज नॉट हैविंग ए लेजिस्लेटिव असेंबली। जिसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उनके तो सीएम होंगे, और जिसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे। ठीक है, 6 मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक इन यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बी नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। यानी कि 6 मिनिस्टर जो कैबिनेट रैंक के हैं वो 20 के मेंबर होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, एनडीए सीडीएस जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूपीएससी में पूछे जाते हैं, तो इनमें पूछे जाते हैं, तो आपके एसएससी एग्जाम या रेलवे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है और इनके मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जितनी भी थी वो मैंने आपको बता दी। अब बात करेंगे स्टैट्यूटरी बॉडीज की। स्टैट्यूटरी बॉडीज वो होती है जो किसी लॉ के माध्यम से अपनी पावर को गेन करती है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आया लोकपाल। लोकपाल का टर्म अभी हाल ही में जोड़ा गया था, कानून तो बहुत पहले से है। ठीक है, एम्बर्ड्समैन भी, एम्बर्ड्समैन बोलते हैं इनको, एम्बर्ड्समैन, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो लोकपाल असल में देखता ये है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी है या सरकारी अधिकारी है वो कहीं किसी भ्रष्टाचार में तो लिप्त नहीं है, इसका ध्यान रखता है, ये विशेषता है। तो बहुत पावर होती है इनके पास, लोकपाल के पास में, और भ्रष्टाचार से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं सरकारी कर्मचारियों के द्वारा उनको रिजोल्व करने का काम करता है। ठीक है, तो एंटी करप्शन ओम्बड्समैन बोल सकते हैं इसको एट सेंटर लेवल पर, एंटी करप्शन ओम्बड्समैन, ये वर्ड ध्यान रखना, ओम्बड्समैन। ठीक है, एम्बर्ड्स नहीं होता, ये ओम्बड्स होता है एट सेंटर लेवल। तो एस्टेब्लिश्ड बाय लोकपाल एंड लोकायुक्त्स। लोकपाल होता है सेंटर लेवल पर, लोकायुक्त जो है उनके असिस्टेंट कह सकते हो, स्टेट लेवल पे कह सकते हो। ठीक है, इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट करप्शन केसेस को ये देखते हैं ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। अच्छा जी,
तो और इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, बस यही है कि लोकायुक्त को स्टेट लेवल पर कहते हैं इनको, और लोकपाल होते हैं सेंट्रल लेवल पर। ठीक है, इनको लोकायुक्त को अपॉइंट करते हैं गवर्नर, और इनको पावर होती है जैसे कि चीफ जस्टिस को होती है, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, इस तरीके की इनके पास पावर होती है। कंपोजिशन लोकपाल की करे तो इसमें एक चेयरपर्सन होगा, और इनको असिस्ट करेंगे 8 मेंबर्स, जो कि जुडिशियल मेंबर ही होंगे, और अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, कौन सी कमेटी के द्वारा? कमेटी तो इसमें दे रखी है क्या? कमेटी नहीं दे रखी है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष 2019 में पहले लोकपाल बने भारत के, पिनाकी चंद्र घोष, और अभी वर्तमान में है जस्टिस एएम खानविलकर। एएम खानविलकर इंपॉर्टेंट है, करंट की बात है। एएम खानविलकर अभी वर्तमान में लोकपाल है, खानविलकर साहब, और पिनाकी चंद्र घोष 2019 में पहले लोकपाल बने थे। ठीक है, और इनका जो रिकमेंडेशन है वो सिलेक्शन कमेटी के आधार पे होता है। सिलेक्शन कमेटी के अंदर प्रेसिडेंट हो सकते हैं, प्रेसिडेंट नहीं होते, प्रधानमंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, सीजेआई होते हैं, और सीजेआई द्वारा नॉमिनेटेड कुछ मेंबर्स होते हैं। उनके रिकमेंडेशन के आधार पर एक रिटायर्ड जज को लोकपाल बनाया जाता है, रिटायर्ड जज को, और काम क्या करते हैं? एंटी करप्शन करने का, यानी कि जो करप्शन केसेस है उनको देखने का ये काम करते हैं। अगली स्टैट्यूटरी बॉडीज है हमारी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसको हम बोलते हैं सतर्कता। ये विजिलेंस करने का काम करता है, ये देखता है, नोट करता है चीजों को। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, पावर मिली है सीवीसी एक्ट 2003 के तहत। 1964 में इसको एस्टेब्लिश किया था, 1964 है, 1964 में इसको एस्टेब्लिश किया था, रिकमेंडेशन ऑफ के संथानम कमेटी। भाई जिस कमेटी का मैं नाम लूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। संथानम कमेटी के आधार पर सीवीसी बना था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना था, और इसका मेन काम भी करप्शन को रोकने का ही था। लोकपाल भी एंटी करप्शन केसेस को देखते हैं, और ये भी करप्शन केसेस को ही देखते हैं, इनको रोकने का काम करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मेंबर्स की बात करें तो इसमें 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर और 2 उसके अदर विजिलेंस कमिश्नर, अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही होंगे। और कमेटी जो होगी सिलेक्शन कमेटी पीएम की होगी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन होता है इसमें। लोकसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, एलओपी, कौन है अभी बताओ? अभी है राहुल गांधी। राहुल गांधी जो है लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, ध्यान रखना सभी। ठीक है, रोल्स एंड फंक्शन का काम यह है कि ये विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेटर को सुपरवाइज करते हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज को, उनके डिपार्टमेंट्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज को कंडक्ट कराते हैं अगर कहीं शिकायत आती है तो। ठीक है, और फिर जो है लोकपाल के द्वारा, लोकपाल जो है, लोकपाल रेफर करता है, और फिर वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में पहुंचते हैं चीज़ें, और उनके खिलाफ जो है फिर इंक्वायरी होती है। ठीक है, ओके। और फंक्शनिंग करता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, सीबीआई। सीबीआई जो है इस एक्ट के तहत ही बनी है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत। बात समझ में आ गई सभी को? आगे बढ़ते हैं। अगली स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एनएचआरसी। इसका मेन काम यह है कि जो ह्यूमन्स है उनके राइट्स की, उनके अधिकारों का ध्यान रखना। जैसे कई बार जेल वगैरह में चले जाते हैं तो जेल में इंसानों के साथ भी जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है, तो ऐसा ना हो कि इंसानों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो इसी बात का ध्यान रखता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में है, ये भारत का है। एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी होता है, जो मैंने आपको कल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाया था, ये भारत का है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अपॉइंटमेंट की बात करें तो चेयरपर्सन होते हैं, एंड मेंबर्स ऑफ कमीशन आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट होते हैं। इसके कार्यकाल की बात करें तो 3 साल और टिल द एज ऑफ 70 ईयर्स। ये देखो थोड़ा सा यूनिक होकर के आया, कार्यकाल 3 साल का है और उम्र होनी चाहिए 70 साल तक। बाकी सभी में 665 का चल रहा है, स्टेट वाले में 662 का चल रहा है, कमीशन में 5 का नहीं होता, इसमें 5 कमीशन में 5 का नहीं होता, 6 साल का होता है। लेकिन ह्यूमन राइट्स कमीशन में या तो 3 साल तक काम करो या आपकी एज मैक्सिमम 70 ईयर्स हो चुकी हो, उसके बाद आपको ह्यूमन राइट कमिश्नर नहीं बनाया जा सकता।
फंक्शंस ऑफ एनएचआरसी की बात करें तो एक तो इंक्वायर इनटू ह्यूमन राइट्स वायलेशन को चेक करते हैं ये, ठीक है। इंटरवीन करते हैं प्रोसीडिंग इन्वॉल्विंग ह्यूमन राइट वायलेशन पेंडिंग बिफोर ए कोर्ट, अगर किसी कोर्ट के सामने ह्यूमन राइट का कोई केस पड़ा हुआ है, उस पर अभी तक सॉल्यूशन नहीं निकला है, तो उसमें इंटरवीन करता है एनएचआरसी। विजिट एनी जेल एंड इंस्टीट्यूशन अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट, यानी कि किसी गवर्नमेंट के अंडर में कोई जेल अगर आ रही है और वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो रही है कैदियों को, तो उनको विजिट करते हैं, इंटरवीन करते हैं उसमें, ठीक है। रिव्यू लॉ एंड प्रोसीजर, लॉ एंड प्रोसीजर का रिव्यू करते हैं जिसमें ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन का ध्यान रखा जाता है। रिव्यू फैक्टर्स इंक्लूडिंग एक्ट्स ऑफ टेररिज्म दैट इनहेबिट ह्यूमन राइट्स, इसका भी रिव्यू करते हैं। ऐसे कोई फैक्टर, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी इंसान पर ज़बरदस्ती से आतंकवाद का कानून लगा दिया हो, तो इन सभी चीज़ों का ये रिव्यू करते हैं। अब बात करते हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एनआईए, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसका मेन फॉर्मेशन हुआ था 2008 का जो 26/11 का हमला हुआ था मुंबई में, उसके बाद हुआ टेररिस्ट के मामले को देखने के लिए, टेरर के मामले को देखने के लिए जितने भी केसेस होते हैं टेररिस्ट से रिलेटेड उन सभी को एनआईए इन्वेस्टिगेट करता है। जैसा अभी पहलगाम में हुआ है तो पहलगाम के केसेस को भी एनआईए इन्वेस्टिगेट करेगा। इसका फॉर्मेशन 2008 में हुआ था मुंबई अटैक्स के बाद, ठीक है। जूरिसडिक्शन की बात करें तो पूरा देश कहीं भी ये एक्टिव रह सकते हैं, कोई विशेष जूरिसडिक्शन इनका नहीं है कि बस इसी बाउंड्री के अंदर रहना है, ये कंट्री और कंट्री से बाहर भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। जैसा भी कंट्री से बाहर एक मुनव्वर राना था जिसको पकड़ के लेके आए 26/11 हमले का मास्टरमाइंड, तो वो बाउंड्री से बाहर था ना देश की, लेकिन किसके हवाले है अभी, एनआईए के। एनआईए के हवाले क्यों है, क्योंकि यही टेरर के मामलों को इन्वेस्टिगेट करती है। पुलिस वगैरह के हाथों में नहीं है वो, ना फौज के हाथों में है। फौज सिर्फ जंग लड़ने का काम करती है और कुछ नहीं करती, फौज का काम है सिर्फ लड़ाई करना, इन्वेस्टिगेट करने का काम नहीं होता उनका। खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर के थोड़ी जानकारी रखना, एनआईए के साथ रखना, जानकारी रखना, उनका काम बस मारने का है, लड़ाई करो बस सीधी। लेकिन सारे केसेस को इन्वेस्टिगेट करने का काम ये होती है एनआईए, ठीक है। अच्छा, तो एनआईए एक जो है सेंट्रल एजेंसी है और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ये काम करती है। तो इसके पास अथॉरिटी होती है अरेस्ट करने की, इन्वेस्टिगेट करने की, प्रोसिक्यूट करने की एक्यूज्ड इंडिविजुअल्स को। बात समझ में आ गई सभी को? आगे बढ़ते हैं। अगली जो है हमारी स्टैट्यूटरी बॉडी है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ। इसका काम होता है जो प्रोविडेंट फंड है कर्मचारियों के, उनको मैनेज करने का काम है विशेषतः। कर्मचारी जो फैक्ट्री में या किसी कंपनी में काम कर रहे हैं उनको सारी सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही, तो इनके कुछ एक्ट भी है, जैसे कि पहला एक्ट है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952, ये चलती रहती है। पेंशन स्कीम और जो है लिंक्ड इंश्योरेंस सर्विसेज, ये सभी ईपीएफओ के अंडर में ही आती है। इनको पावर्स भी होती है किसी कंपनी में जाकर के ये देखना कि भाई कर्मचारी को सही ढंग से सैलरी मिल रही है क्या, प्रोविडेंट फंड सही ढंग से मिल रहा है क्या, सोशल सिक्योरिटीज़ कर्मचारियों को सही ढंग से मिल रहा है क्या, और अगर नहीं मिलता है तो उसके खिलाफ ये केस भी फाइल कर सकते हैं ईपीएफओ कंपनीज के खिलाफ। तो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है ये भी, ठीक है। फॉर्मेशन हुआ था 1951 में ईपीएफओ के तौर पर ही, बाद में रिप्लेस किया गया एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट ऑफ 1952 के तहत। पहले ये बना था एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्डिनेंस के तहत, ठीक है, फिर इसको एक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो बस यही बात है। मिनिस्ट्री ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में ये आती है, राइट। सोशल सिक्योरिटी वाला ऑर्गेनाइजेशन है एक। अब बात करते हैं अगली बॉडी की, जो कि है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जिसको हम बोलते हैं। और सेबी क्या काम करती है, एक्सचेंज बोर्ड है, जो हमारे स्टॉक्स वगैरह है, शेयर्स वगैरह है, उनको देखने का काम करती है। हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। जेनेसिस की बात करूँ तो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है ये 1988। अब हम नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज को पढ़ रहे हैं, ठीक है। एस्टेब्लिश्ड ए स्टैट्यूटरी बॉडी 1992 अंडर सेबी एक्ट 1992। पहले ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी 1988 तक। 1992 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया, कौन से कानून के तहत, सेबी एक्ट 1992 के तहत। इसका मेन उद्देश्य यह है कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, जो शेयर मार्केट में अपने शेयर्स को इन्वेस्ट करता है, अपने पैसों को इन्वेस्ट करता है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है ये। कहीं ऐसा तो नहीं मार्केट में कुछ लोग झूठ सच बोल करके उसके पैसे हड़प ले। तो पूरा एक फॉर्मेशन है, उस फॉर्मेशन को चेक करता है सेबी।
ठीक है, इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। तो ये फंक्शंस पढ़ना है इनके ढंग से। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, रेगुलेट द बिजनेस ऑपरेशंस, रेगुलेटरी प्लेटफॉर्म फॉर स्टेक ब्रोकर्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड टू एजुकेट इन्वेस्टर्स अबाउट सिक्योरिटीज मार्केट्स एंड देयर इंटरमीडिएटरीज। आगे बढ़ेंगे। अगली बॉडी है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI। इनके हेडक्वार्टर विशेषता ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। नाम से ही पता चल रहा है कि जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी है उसको चेक करते हैं ये। जो कंपनी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है उनको लाइसेंस देने का, अगर वो ढंग से काम नहीं कर रहे तो उनके लाइसेंस छीनने का, ये सभी काम ये करती है। यानी कि जो इंश्योरेंस होल्डर है उसके हितों का ये ध्यान रखती है। तो इसको 2000 में IRDAI एक्ट के तहत स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था। उससे पहले ये भी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। ठीक है, कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 10 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन, फुल टाइम जो है पर्सन होते हैं, और 4 जो है पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं, और ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। ठीक है, फंक्शंस देखना इनके ये। आगे बढ़ेंगे। नाबार्ड, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉडी है ये नाबार्ड। एक बैंक की तरह काम करता है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। इसको हम बोलते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फुल फॉर्म ध्यान रखना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक अपेक्स डेवलपमेंट बैंक है ये, टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यानी कि गांव के और जो खेती है उसको डेवलप करने के लिए ये बैंक है, हेल्प करता है। फॉर्मेशन हुआ था 1982 में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत। इसकी कमेटी भी ध्यान रखना है, शिवारमन कमेटी। शिवारमन कमेटी के आधार पर नाबार्ड की स्थापना हुई है 1982 में। मेन काम क्या है इसका? प्रोवाइड एंड रेगुलेट क्रेडिट, यानी कि जो लोन वगैरह है किसानों को, और अदर फैसिलिटीज फॉर द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट्स एंड अदर एल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती से अलग अगर कोई और फैसिलिटीज है, और इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, हैंडीक्राफ्ट्स है, उनको प्रमोट करने के लिए हेल्प करता है, लोन वगैरह प्रोवाइड करता है, फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करता है नाबार्ड। फॉर्मेशन कब हुआ था? 1982 में। ठीक है, पूरी तरीके से सरकारी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ओन करती है। आगे बात करते हैं एक ट्राइब्यूनल की, NGT, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। एक प्रकार की जैसे कोर्ट होती है ना, कोर्ट का एक शॉर्ट रूप होता है ट्राइब्यूनल। तो नाम से ही पता चल रहा है नेशनल ग्रीन, यानी कि एनवायरमेंट को लेकर के, एनवायरमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप NGT में जाकर के शिकायत कर सकते हो, और अगर वो पाई जाती है, उस पर केस होते हैं, तो NGT को पावर होती है बैन वगैरह लगाने की। जैसे फैक्ट्रीज वगैरह से इनके स्टैंडर्ड डिसाइड कर रखे हैं कि कितना धुआं निकल सकता है, किस प्रकार के मटेरियल को यूज किया जा सकता है। जैसे ईंट के भट्टे वगैरह होते हैं ना, तो कई बार इनमें प्लास्टिक वगैरह को भी यूज कर लेते हैं आग जलाने के लिए। अब प्लास्टिक को अगर जलाओगे तो वो कार्बन प्रोडक्ट है एक, वातावरण में, हवा में जो है कार्बन एलिमेंट्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उसको रोकने के लिए ये NGT बनी थी कि कोई पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, एक सिस्टमेटिक ढंग में, या फिर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम फॉलो करते हुए चीज़ों को आगे लेकर के जाए। तो NGT का हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, और स्टेटेड दैट गंगा रिवर इज फेसिंग फ्लड प्लेन एनक्रोचमेंट। गंगा रिवर जो है कुछ ऐसे एनक्रोचमेंट फेस कर रही है जिससे फ्लड आ सकती है। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है किसी को कब्जा करना, तो गंगा रिवर पे थोड़ा थोड़ा उसके बैंकों पे कब्जा किया जा रहा है, तो फ्लडिंग प्लेन का जो है संभावना बन रही है, ऐसा NGT ने कहा है, न्यूज आई है ये। और इसके जो मेन सिटिंग प्लेस है वो न्यू दिल्ली में है। अलग 4 अलग जगह और भी है, जैसे भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, यहाँ भी इसके सिटिंग प्लेस है। एस्टेब्लिशमेंट एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, NGT एक्ट 2010 के तहत ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी थी। ये याद रखना, 2010 में पूछा गया है सवाल। कंपोजिशन की बात करें, एक चेयरपर्सन होता है जिसके साथ में 10 से 20 जुडिशियल मेंबर्स भी होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं वो सारे। और नेचुरल जस्टिस होती है, नॉट बाउंड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सिविल प्रोसीजर
1908 के तहत ये बाउंड नहीं है। पावर इनके पास सिविल कोर्ट की तरह ही होती है, ठीक है, सुमोटो कोग्निजेंस वाली पावर होती है इनके पास में, और मेन काम ये करते हैं एनवायरमेंट को लेकर के। अगर आप अपने आसपास ऐसी गतिविधि देखते हो जिससे एनवायरमेंट को नुकसान होता है तो आप एनजीटी में कंप्लेन कर सकते हो। एक जुडिशियल बॉडी है ये, पावरफुल बॉडी है। तो ये इसके लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है, यहाँ से इनको पावर मिलती है। जैसे कि एक्ट है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1974, ठीक है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन सेस एक्ट 1977, ये सेस है। सेस एक प्रकार का टैक्स होता है, यानी कि पेनल्टी वगैरह लगाना, चार्ज करना, और यहाँ से सजा वगैरह का प्रावधान होता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 1981 के तहत, एयर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत, 86 इंपॉर्टेंट है ये भी, पब्लिक लिएबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2002। इन सभी एक्ट के तहत इसका एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है एनजीटी का, और इसी के आधार पर ये एनवायरमेंट को बचाने के लिए सारे कानून को या सारे केसेस को देखती है एनजीटी। ये सभी जो एक्ट है इन सभी को ध्यान रखना अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो। बाकी नहीं कर रहे तो इनके सन याद रखना, अक्सर पूछ ले जाते हैं कि जैसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब का है, 1986 का है, ये कई बार आ चुका है पेपर में। बात करते हैं एएसआई की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सबसे पहले 1861 में अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा इसको फाउंड किया जाता है, और इसी को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है 1861 में। आर्कियोलॉजी का मतलब होता है कि जो हमारे आर्कियोलॉजिकल जैसे कि मोन्यूमेंट्स है, ताजमहल वगैरह या लाल किला वगैरह, ये सभी मोन्यूमेंट्स है, सभी आर्कियोलॉजिकल अंडर में आते हैं, इनका सर्वे होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो कौन सी मिनिस्ट्री काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इसके अंडर में आता है ये। और मेन काम यही है आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करना, प्रोटेक्ट एंड मेंटेनेंस को देखना ऑफ एंशिएंट मोन्यूमेंट्स ऑफ कल्चर हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत के एंशिएंट यानी कि पुराने मोन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने का, उनके मेंटेनेंस का और उनके रिसर्च करने का काम ये करता है एएसआई। अगर कहीं पता चल जाए, जैसे आपके घर में ही पता चल जाए कि आपका घर तो मोन्यूमेंट्स का है, बहुत पुराना है, और यहाँ कोई सांस्कृतिक विरासत है, तो आपके घर को भी ये आर्कियोलॉजिकल मोन्यूमेंट्स वो कर देंगे, डिसाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब घर ऐसा नहीं होता, जो पुराने घर होते हैं, जैसे हवेली वगैरह बनी होती है, वो अगर किसी संस्कृति से रिलेटेड है तो फिर वो उसमें आ जाएगी, ठीक है। ये सभी पढ़ना, आगे बढ़ेंगे। अगली है हमारे पास बॉडी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR। तो जितनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, सीड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, नए नए क्रॉप्स उगाने के लिए जो बीजों पर अनुसंधान होता रहता है, एक प्रकार की लैब है ये रिसर्च है, ठीक। तो इसमें जो है कैसे गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है, उन सभी पे काम होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, पूरे देश में। तो एक एपेक्स बॉडी है, कोऑर्डिनेट करती है, गाइड करती है एंड मैनेज करती है रिसर्च एंड एजुकेशन इन एग्रीकल्चर, इंक्लूडिंग हॉर्टिकल्चर को भी इसमें शामिल किया जाता है, फिशरीज को भी, एंड एनिमल साइंस इन द एंटायर कंट्री, पूरे देश में। हॉर्टिकल्चर जानते हो क्या होता है? हॉर्टिकल्चर जो फल और सब्जियों की खेती करते हैं उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। एक तो होती मेन क्रॉप, जैसे गन्ना उगाना, ये तो मेन क्रॉप हो गई, लेकिन अगर आप सब्जी और फलों की खेती करते हो तो उसको हॉर्टिकल्चर बोलेंगे। अगर आप मछली पालन करते हो फिशरीज बोलेंगे, अगर आप जानवरों का पालन करते हो तो एनिमल साइंसेस बोलेंगे। और उस पर रिसर्च करती रहती है ये, उसको मैनेज करती है, गाइड करती है, कौन? ICAR, ठीक है। डायरेक्ट भर्ती भी होती है इसमें टेस्ट के माध्यम से। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था सबसे पहले 1929 में होता, उस समय इसको बोला जाता था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, फिर बाद में इसका नाम चेंज हो गया, ठीक है, फिर ये ICAR बनी। तो बस यही ध्यान रखना है इसमें आपको, आगे बढ़ेंगे। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब बात करेंगे नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ की। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पढ़ ली, स्टैट्यूटरी पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि जो शासन प्रशासन को चलाने में हेल्प करती है सिर्फ। इसमें सबसे पहले है CBI इन्वेस्टिगेट करने का काम करती है। कोई भी जैसे स्टेट में तो होती है पुलिस,
अगर पुलिस केस को सोल्व नहीं कर पा रही है तो सेंटर के अंडर में आती है सीबीआई, सीधे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है, ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आती है, प्रेसिडेंट के अंडर में नहीं आती, प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आती है। तो सेंटर की पुलिस कह सकते हो आप इसे बड़े लेवल पर, और ये स्टेट में जाकर के भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। जो केस पुलिस से सोल्व नहीं होते या पुलिस के मामले से बाहर के हो जाते हैं उनको सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है। कई बार कुछ केसेस में पुलिस और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होती है, तो उसको भी जाकर के केस को सोल्व करती है। लेकिन इस पर एक बाउंडेशन भी है। बाउंडेशन ये है कि अगर किसी स्टेट में इसको केस को सोल्व करना है तो वहाँ का कंसेंट लिया जाता है, स्टेट का कंसेंट लिया जाता है। ऐसे नहीं कि किसी भी स्टेट में घुस करके इन्होंने क्या जो है केस को सोल्व करना शुरू कर दिया, उस स्टेट की सहमति ली जाती है पहले सीबीआई को। तो जनरल केसेस में सीबीआई इज नॉट रिक्वायर्ड टू सीक फ्रेश परमिशन एवरी टाइम। जो जनरल केसेस है उसमें ये नहीं कि बार बार हमें परमिशन लेने की जरूरत है, एक बार ले ली बस काफ़ी होगा, ठीक है। इट एंटर्स दैट स्टेट इन कनेक्शन विद इन्वेस्टिगेशन फॉर एवरी केस। सेक्शन 6 ऑफ डीएसपीई का मतलब होता है दिल्ली स्पेशल प्रोटेक्शन, क्या था, दिल्ली स्पेशल पुलिस का था, ये अभी था ना पीछे, एक सेकंड देख लेते क्या था। कहाँ गया, यहाँ से, यहाँ था ना, देखना भाई आपकी ध्यान पड़ता है क्या। ये रहा, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट तो बोलते थे डीएसपीई। इसके तहत ये एक एक्ट है, इसके तहत ही पावर मिलती है सीबीआई को। तो अब चलते हैं अपने सीबीआई पे। ये रहा, तो इसका सेक्शन 6 ये कहता है कि ये पावर देता है स्टेट गवर्नमेंट टू गिव और डिनाई कंसेंट टू सीबीआई ऑफिसर। सीबीआई ऑफिसर को वो सहमति दे भी सकते हैं, मना भी कर सकते हैं। ये स्टेट के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है। स्पेसिफिक केस में क्या होता है, सीबीआई वुड हैव टू अप्लाई टू स्टेट गवर्नमेंट इन एवरी केस। अगर कोई स्पेसिफिक केस है तो उसमें हर केस में आपको गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा कि भाई हम इस केस के लिए आ रहे हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इस केस के लिए आ रहे हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए, डायरेक्ट नहीं जा सकते। ऐसी न्यूज़ आपने सुनी भी होगी कि कई बार जो है स्टेट गवर्नमेंट डिनाई कर देती है तो सीबीआई वहाँ ज़बरदस्ती करते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाती है साथ में उनके। आगे बॉडी की बात करते हैं, नीति आयोग। फॉर्मेशन नया ही हुआ था इसका 2015 में, पहले योजना आयोग था इसकी जगह पर, और ये भी एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। एक प्रकार से थिंक टैंक का काम करती है गवर्नमेंट का, कि क्या पॉलिसी बनानी है, कितना बजट लग सकता है, कैसे हम भारत को आगे लेकर के जा सकते हैं, ठीक है, क्या कोई नई योजना लानी है, तो उन सभी का काम करता है ये नीति आयोग। फॉर्मेशन हुआ था 2015 में यूनियन कैबिनेट के रेजोल्यूशन के साथ में। पहले योजना आयोग था और योजना भी यही पॉलिसी बनाता था, तो इसमें 5-5 साल की पंचवर्षीय योजना चलती थी। हर 5-5 साल को टारगेट करके कि हमें 5 साल में इतना आगे बढ़ना है, अपनी जीडीपी को इतना आगे बढ़ाना है, ऐसे चलता था। लेकिन अभी इसमें 5 साल का कुछ नहीं है, बस हर साल के हिसाब से इसमें काम होता है, ठीक है। कंपोजिशन की बात करें तो चेयरपर्सन नीति आयोग के होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बहुत बार सवाल पूछा गया है, योजना आयोग के भी प्राइम मिनिस्टर होते थे और नीति आयोग के भी प्राइम मिनिस्टर है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ में सभी राज्यों के सीएम्स, यूटीज के सीएम्स जिनके पास लेजिस्लेचर है, गवर्नर्स होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूटीज, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे, वाइस चेयरपर्सन होंगे नीति आयोग के, ठीक है। ये ध्यान रखना कौन है, अभी सीईओ भी हो सकते हैं, फुल टाइम मेंबर्स जिनको हम सीईओ बोलते हैं नीति आयोग के, एंड स्पेशल इन्विटीज, राइट। तो स्पेशल इन्विटीज में डोमेन नॉमिनेटेड बाय पीएम। सीईओ याद रखना, फिक्स टेन्योर होता है इनका, सेक्रेटरी की रैंक का होता है ये सीईओ, और बस यही ध्यान रखना है आपको, और कुछ नहीं है इसमें। रिपोर्ट वगैरह ध्यान रखना, रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जो रिलीज की जाती है, एक तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, ये रिपोर्ट दोहरा देता हूँ मैं एक बार, ध्यान से सुन लेना। एसडीजी रिपोर्ट, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स, इसके अलावा सिस्टेमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन, 7E रिपोर्ट, एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स, ये सभी रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी होती है। आगे बात करते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। हाल ही में बना, ये भी 2018 में बना था, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंडर में आता है। मिनिस्ट्री रहेगी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन विद 100% इक्विटी ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही सारा ओन्ड करती है, कोई
शेयर्स नहीं है किसी प्राइवेट प्लेयर्स के पास में। इसका जो एम होता है टू प्रोवाइड एवरी हाउस होल्ड इन इंडिया एन एक्सेस टू एफिशिएंट बैंकिंग सर्विस। मतलब जो हमारे पोस्ट है ना, पोस्ट डाकघर, वो कम्युनिकेट करने का तो काम करते ही है, उनको जोड़ा गया है एक बैंक के साथ में भी, वो एक बैंक के तौर पे भी काम कर सकते हैं। ठीक, तो बैंकिंग सर्विस को दुरुस्त करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बनाया गया। कुछ गवर्नमेंट बैंक है जैसे कि एसबीआई है, आरबीआई तो इन सबको देखता है, एपेक्स बॉडी है, सबसे ऊपर की बॉडी है। आरबीआई का कोई विशेष अलग से बैंक नहीं है, वो बैंकों का बैंक है आरबीआई। तो एसबीआई है सिर्फ एक ही, बाकी और जितने भी है वो सब कहीं ना कहीं प्राइवेट इक्विटी रखते हैं। तो गवर्नमेंट की 100% इक्विटी वाला ये बैंक हो गया इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, सबसे फायदा ये है कि इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, पोस्टल नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो इसकी वजह से सिक्योर एंड एम्पावरमेंट मिलती है, फाइनेंशियल सिक्योरमेंट। ठीक है, सर्विस ऑफर जो की जाती है, सेविंग एंड करंट अकाउंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी जिसको हम बोलते हैं, यानी जैसे पेंशन वगैरह आएगी तो उसका सीधा आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। बिल एंड यूटिलिटी पेमेंट्स, एक्सेस टू थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स सच एज लोन्स एंड इंश्योरेंस वगैरह ये प्रोवाइड करते हैं। तो एक तरीके से बैंक का ही काम करता है ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। फिर बात करते हैं लॉ कमीशन की। कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1834 बाई गवर्नर जनरल अंडर द चार्टर एक्ट 1833। उस समय पे लॉर्ड मैकाले थे अध्यक्ष। तो पहला जो लॉ कमीशन, ये पूछा गया है सवाल, लॉर्ड मैकाले पहला था। फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन 1955 एंड इट वाज चेयर्ड बाई MC स्टिलवार्ड। तो इन्होंने चेयर किया था MC स्टिलवार्ड ने, और लॉर्ड मैकाले अंग्रेज अध्यक्ष थे। स्टैट्यूटरी बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर में ये आती है। एम क्या है इसका, रिफॉर्म लॉज टू मैक्सिमाइज जस्टिस एंड प्रमोट गुड गवर्नेंस अंडर द रूल ऑफ लॉ। लॉ कमीशन का काम यही है कि लॉज को रिफॉर्म किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जस्टिस मिले और गुड गवर्नेंस को प्रमोट किया जा सके। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, पे कमीशन की बात करते हैं। अभी इसका जानते हो मार्केट में जो है बहुत असर हो रहा है कि 8वां पे कमीशन लगने वाला है। तो पे कमीशन असल में सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह को बैलेंस करने के लिए बनाया जाता है। हर 5 साल में इसका फॉर्मेशन होता है, क्योंकि 5 साल में डीए बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है कि वो डबल हो जाता है। अब अगर मान लो डीए 100% हो गया बेसिक का, तो वो तो सैलरी 2 गुना 3 गुना होगी ना, 1.5 गुना होगी ना, खुद बेसिक पे और खुद उसका डबल डीए, तो 3 गुना 1.5 गुना हो गई वो, है ना। तो उसको बैलेंस करने के लिए ये पे कमीशन बनाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट है 1947 में। 1947 में 7th पे कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, गलत सा लिख रहा है ये। 2016 में जो है 7वां पे कमीशन इंप्लीमेंट हुआ था और 2026 में इसके टर्म कंप्लीट हो रहे हैं। 2026 में 5 साल के लिए नहीं होता, ये 10 साल बाद बनाया जाता है भाई, 10 साल के लिए होता है पे कमीशन। ठीक है, और 7वें पे कमीशन के जो चेयरमैन थे वो है जस्टिस अशोक कुमार माथुर, 7वें के। तो इट प्लेज ए वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउमेंस एंड अदर बेनिफिट्स फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के सैलरी स्ट्रक्चर और अलाउमेंस वगैरह या अदर बेनिफिट्स वगैरह को ये जो है डिटरमाइन करता है। बात करते हैं इसरो की। इसरो का हेडक्वार्टर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें सबसे पहले एक डिपार्टमेंट बना था, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, DOS 1972 में। इससे पहले इसको बोलते थे इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, INCOSPAR, वाज सेटअप बाय 1962। फिर इसरो का फॉर्मेशन हुआ 1969 में, इसको सप्रेस कर दिया और 1969 में इसरो का फॉर्मेशन हुआ है। ये डेट याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1969 में इसरो, 1972 में इसके अंदर एक डिपार्टमेंट बना, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। मैंडेट क्या काम है इसका, एज नेशनल स्पेस एजेंसी डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर वेरियस नेशनल नीड्स। भारत की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अगर स्पेस टेक्नोलॉजी की जो ज़रूरत है उसका डेवलपमेंट करना, उसको अप्लाई करने का काम इसका है, इसरो का। और अभी जो चेयरमैन है मतलब इस इसरो के, एक तो होते हैं इसरो के चेयरपर्सन और एक होते हैं कि चेयरमैन किसके द्वारा वो हेडेड होगा,
तो वो एक सेक्रेटरी होता है DOS का एंड चेयरमैन ऑफ स्पेस कमीशन का। बताओ मुझे कौन है अभी इसरो के चीफ। आगे कमीशन की बात करते हैं। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और इसका 1961 में हुआ था फॉर्मेशन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में आती है। मैंडेट काम है इसका कि डील्स विद मैटर्स रिलेटेड टू सेफ्टी ऑफ रेल ट्रैवल एंड ऑपरेशंस। ठीक है, ये सभी काम है इसका। ट्रेन एक्सीडेंट्स वगैरह जो होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं ये। फिर आगे बात करते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO। NSSO जो है दो ऑफिस को मिलकर के बनाया गया है। एक होता है पार्ट ऑफ NSO और एक था CSO। NSO द नेशनल स्टेटिक्स ऑफिस और सेंट्रल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस, इन दोनों को मर्ज कर करके एक ऑफिस बना दिया जिसका नाम रखा गया नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO। इसका स्टैम्प है, ये देख लेना। तो कब बना था ये? 1950 में बना था NSO, और फिर उसके साथ में CSO को मर्ज कर दिया तो NSSO बन गया। पर्पज होता है टू कंडक्ट लार्ज स्केल सैंपल सर्वेज इन डाइवर्स फील्ड्स ऑन एन ऑल इंडिया बेसिस। ये सर्वेज जो होते हैं बड़े स्तर पर, सर्वे किसी भी फील्ड के हो सकता है सर्वे, उनकी जानकारी रखता है मैथमेटिक्स के तौर पर। स्टेटिस्टिक्स नाम दिया भी है ना, सभी आंकड़ों को ये रखता है अपने पास में, तो सर्वे कराता रहता है। एनुअल सर्वे भी होते हैं, क्विनक्वेनियल सर्वेज भी होते हैं, यानी कि 2 साल में एक बार। स्मॉलर सैंपल स्टडीज ऑन स्पेसिफिक टॉपिक, लार्ज स्केल सर्वेज कंडक्टेड एवरी 5 ईयर्स। क्विनक्वेनियल का मतलब होता है 5 साल में एक बार होना, जो होता है 5 साल में एक बार होना। तो मेजर सर्वे जो हुए हैं जैसे कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, कि एक घर में कितना खर्चा होता है, कितना कंज्यूम करते हैं लोग, वो सर्वे हुआ है। पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, लेबर फोर्स का सर्वे हुआ है। एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज कितनी बढ़ रही है, कैसे वर्क कर रही है, कितने कर्मचारी है, उसका एनुअल सर्वे होता है। सिचुएशन असेसमेंट ऑफ सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड्स, कितने लोग हैं जिसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, तो अलग अलग टॉपिक पर सर्वे कराता है NSSO। रिपोर्ट भी जारी करता है ये अपनी इसी लेवल पर। फिर कुछ अदर्स है, अगला टॉपिक आ गया हमारा अदर्स एकेडमिक, जिसमें कि साहित्य अकादमी है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फॉर्मेशन 1954 में हुआ था, ध्यान रखना। रजिस्टर्ड है अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में काम करती है ये साहित्य अकादमी। रोल जो होता है इसका, अंडरटेक लिटरेरी एक्टिविटीज इन 24 लैंग्वेज, जिसमें 22 हमारी अनुसूची भाषा है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश एंड राजस्थानी। तो इनकी लिटरेरी एक्टिविटीज़ को नोटिस करता है ये, और अवार्ड वगैरह भी देता है। मेजर अवार्ड है इसके जैसे साहित्य अकादमी अवार्ड, भाषा सम्मान। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक बॉडी है, NSC। जैसे सेबी तो क्या करता है, सेबी करता है कि जिन्होंने शेयर्स लिए उनके शेयर होल्डर्स के हितों का ध्यान रखता है। लेकिन जो NSC है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये स्टॉक एक्सचेंज है, जितनी भी कंपनीज है वो अपने स्टॉक्स को रजिस्टर कराती है NSC में। एक NSC है, एक BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज BSE। निफ्टी 50 चलता रहता है। ठीक है, निफ्टी 50, सेंसेक्स, ये सुना होगा आपने। तो ये जो है सब मार्केट के टर्म है कि मार्केट कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है, उसी के टर्म है ये। तो ये सब NSC में ही होता है। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1992 में अंडर सेबी एक्ट। सेबी इस पर निगरानी रखता है। ठीक है, और क्या काम करता है ये? सेंट्रलाइज मार्केट प्लेस है वेयर सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड डेरिवेटिव्स आर बॉट एंड सोल्ड बाय इन्वेस्टर्स। खरीदे बेचे जहाँ जाते हैं, जहाँ स्टॉक्स, बॉन्ड्स, शेयर्स जहाँ खरीदे बेचे जाते हैं, उसी को बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो मार्केट कैप का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है ये। निफ्टी 50 के नाम से इसको जानते हैं। एक इंडेक्स होता है निफ्टी 50 असल में, जैसे BSE का सेंसेक्स होता है। ठीक है, बस ये इतनी सी बात है जो आपको याद रखनी है इसमें, बाकी नहीं है। और इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। कैसी लगी आपको क्लास, बताओ मुझे। आज की इस क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को पढ़ लिया है, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ को पढ़ लिया है सारी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज़ को पढ़ लिया है। ठीक है, और अदर्स बॉडीज़ को भी हमने पढ़ लिया है। इसमें आपको फैक्ट्स याद रखने हैं बस, इसका कितना कार्यकाल है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में आपको आर्टिकल्स भी याद रखने हैं, कब फॉर्मेशन हुआ था इनका,
इनको याद रखना है, और याद रखने का एक ही तरीका है, बार बार रिवीजन। तो बार बार रिवीजन अगर आप करना चाहते हो तो इस PDF को डाउनलोड कर लेना ST कैंपस ऐप से। आप ST कैंपस ऐप ही डाउनलोड करके रखो, वहाँ आपको PDF डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। PDF फिर आपके मोबाइल में फाइल्स में कहीं गुम हो जाती है, लेकिन ST कैंपस ऐप में एक सिस्टमेटिक वे में मिलेगी आपको PDF। कभी भी ओपन करके कभी भी रिवाइज कर सकते हो, सारी चीज़ें हाईलाइटेड कर रखी है। तो ST कैंपस ऐप डाउनलोड कर लेना, इसमें आपको आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक, कोर्सेज लेना चाहते हो तो मेरा 1 मई से मैथ्स का कोर्स शुरू हो रहा है, जिसके साथ में मैं GK GS भी पढ़ाऊँगा आप लोगों को। तो लाइव बैच चलेगा ये हमारा, और इस पर 50% की छूट है। अगर आप कोर्स लेना चाहते हो तो FIRST50 फर्स्ट 100 ये कोड यूज कर लेना, तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा कोर्स पे। तो इसी के साथ ही हम क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत, अपना ध्यान रखना, वेट करना आगे कौन सी क्लास मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। जय हिंद एवरीवन।